Hello everyone, welcome back to Need Learning channel and today we will discuss about human health and disease. This is the 8th chapter of NCERT. ठीक है, तो फादर इसके हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया. ठीक है, तो फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज गिवन बाय विलियम हार्वे. ठीक है, तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी और सर्कुलेटरी सिस्टम के जो फादर है वो कौन कहे जाते हैं? विलियम हार्वे, साइंटिस्ट. ठीक है, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय मोस्टली जो जो भी ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी में मोस्टली इम्पोर्टेंट क्या है? हेल्थ. ठीक है, अगर वो अच्छी है तो फिर आपके वर्क भी अच्छे होंगे और सारे जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है वो सारी क्लियर होगी. ठीक है, तो सबसे पहले मतलब जो हेल्थ है वो किस किस चीज़ों से अफेक्टेड होती है उसको देख लेते हैं. तो सबसे पहली पॉइंट लिख रखा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, क्या लिख रखा है? जेनेटिक डिसऑर्डर. तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसके कारण हेल्थ जो होती है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इन्फेक्शन. तो जो मोस्ट कॉमन फैक्टर्स है किसी भी ह्यूमन हेल्थ में तो वो कौन सी है? इन्फेक्शन. ठीक है, फिर सेकंड में लाइफ स्टाइल जो होती है वो सेकंड मोस्ट कॉमन फैक्टर है, लाइफ स्टाइल. ठीक है, जिसमें कि कई सारी डिसीज हो जाती है जैसे कि सीएडी हो गया, डायबिटीज हो गया और कैंसर हो गया. ठीक है, तो ये कुछ डिसीज है जो कि लाइफ टाइम चलती है लाइफ. तो ये हो गई क्या? सेकंड मोस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो 3 चीजें होगी जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, इन्फेक्शन हो गया जो कि मोस्ट कॉमन फैक्टर है, और लाइफस्टाइल में सेकंड मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? सीएडी, डायबिटीज और कैंसर. ओके, ये डिसीज हो गई जो कि लाइफ को अफेक्टेड करती है, लाइफ में हेल्थ को अफेक्टेड करती है. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे रखी है मीनिंग ऑफ हेल्थ. अब हम हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि हेल्थ क्या होती है. ठीक है, तो हेल्थ डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस. ठीक है, इतना पहले क्लियर करते हैं. तो जो हेल्थ होती है उसमें यही बोला गया है कि डिसीज जो होती है वो डिसीज एब्सेंस होनी चाहिए, किसी भी मतलब टोटली जो है वो क्या होना चाहिए? फिजिकली फिट होना चाहिए. ठीक है, तभी वो हेल्थी पर्सन होगा. ठीक है, ये हो गया. फिर उसके बाद WHO में भी हेल्थ डिफाइंड एज state of complete physical, mental and social well-being and not only absence of disease. ठीक है, तो सबसे पहले यही बोला गया है, WHO ने अपनी डेफिनेशन ये दी कि कोई भी पर्सन अगर फिजिकली, मेंटली और सोशल से अगर वो अच्छे से मतलब रह रहा है, मतलब उसकी फिजिकली और मेंटल और सोशल हेल्थ सही है, तभी वो क्या है? हेल्दी पर्सन है. ठीक है, ना कि एब्सेंस डिसीज ही केवल इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ डिसीज तो होना ही चाहिए लेकिन वो फिजिकली, मेंटल और सोशल भी हेल्दी होना चाहिए. ठीक है, ये हो गया. ये WHO ने डेफिनेशन दी हेल्दी पर्सन की. ठीक है, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ. अब इम्पोर्टेंस देखते हैं कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, तो मोर एफिशिएंट एट वर्क इंक्रीजेस प्रोडक्शन एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, तो हेल्थ जो होती है वो आप किसी भी वर्क को मतलब जो भी जितनी भी आपकी जो भी हेल्थ है वो अगर अच्छी होगी तो ही आप क्लियरली मतलब वर्किंग जो है उसकी टाइमिंग क्या होगी? आप ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब काफ़ी देर तक आप वर्क कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपकी हेल्थ जो है वो अच्छे से मतलब अच्छी रही. ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड लिखा हुआ है इट रिड्यूसेस चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टेलिटी. जो कि अगर हेल्थ अगर सही है तो फिर क्या है? चाइल्ड जो मतलब चाइल्ड की जो मोर्टेलिटी होती है, मतलब कि जो मृत्यु दर होती है वो क्या होती है? कम होने लगती है. क्यों? क्योंकि हेल्दी पर्सन है, मतलब हेल्दी है तो फिर क्या होगा? उसमें कोई भी डिसीज नहीं होगी, एब्सेंस होगी डिसीज. ठीक है, तो ये क्या होगी कि मतलब किसी भी मैटरनल मोर्टेलिटी जो होती है वो क्या रिड्यूस हो जाएगी, मतलब मृत्यु दर जो होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि सारे पर्सन जो होंगे हेल्दी हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ये हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ. ओके, मतलब 2 पॉइंट दिए जिसमें कि क्या है? वर्किंग जो है कि वर्किंग की टाइमिंग जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, आप देर तक वर्क कर पाएंगे अगर आपकी हेल्थ सही है. ठीक है, सेकंड पॉइंट दे रखा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी जो होगी वो क्या होगी? उसकी जो मैटरनल मोर्टेलिटी जो होगी वो क्या है? रिड्यूस हो जाएगी. ओके, ये इतना क्लियर है. फिर देखिए हाउ टू अचीव गुड हेल्थ. अब ये जो गुड हेल्थ जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है क्या? बैलेंस डाइट. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि आपके बैलेंस मतलब डाइट जो है वो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी. ठीक है, सेकंड पॉइंट दे रखा है पर्सनल हाइजीन.
मतलब अपनी जो हाइजीन है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि क्या आपकी बॉडी के लिए सही है, क्या आपके बॉडी के लिए बेकार है, ठीक है। फिर उसका थर्ड पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। तो कोई भी किसी भी बॉडी के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है, और परमानेंट मतलब रेगुलर करना चाहिए, ये नहीं कि आज कर लिया और फिर एक हफ्ते तक रुक गए, ओके। तो रेगुलर होना चाहिए एक्सरसाइज। उसके बाद फोर्थ लिखा हुआ है अवेयरनेस अबाउट डिसीज एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी फंक्शन, ठीक है। तो जो भी मतलब बॉडी फंक्शन हो रहे हैं उसमें कोई भी डिजीज का वो अफेक्टेड ना हो पाए, उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी डिसीज से मतलब इधर इधर उधर की चीजें मत खाना है, नहीं खाना है, ये सारी चीजें क्या है अवेयरनेस अबाउट डिसीज द देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी फंक्शन, ठीक है। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखना है कि कोई भी बॉडी फंक्शन हमारा क्या है इफेक्टेड ना हो पाए, ओके। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपका वैक्सीनेशन, ठीक है। क्या है वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिसीज, ठीक है। तो कोई भी इन्फेक्शन डिसीज है उसके अगेंस्ट क्या है वैक्सीनेशन लगाया जाता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो इंडिया में पूरे में वैक्सीनेशन जो है वो चलाया गया था कि सभी को वैक्सीन लगेगी, ओके। तो ये वैक्सीनेशन प्रोसेस होती है जो कि इम्यून से रिलेटेड होती है, तो इसे इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही कि इन्फेक्शन डिसीज के अगेंस्ट क्या है वैक्सीनेशन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो हमें मतलब जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट है उनको अपने मतलब अपनी जगह से क्या है दूर रखना चाहिए, ओके। तो ये क्या है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट देखिए कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, मतलब जो भी वेक्टर्स क्या होते हैं जैसे कि मस्कीटो, ओके। तो मतलब ये जो मस्कीटो है इनकी जो नंबर ऑफ है तो वो क्या है बढ़नी नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, मतलब हमें उनके लिए उसको कंट्रोल करना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन फूड एंड एस्टोवर रिसोर्सेज आर नेसेसरी, मतलब कि जैसे फूड हो गया वाटर हो गया इसका क्या है मेंटेनेंस करना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, जैसे कि फूड हो गया वाटर हो गया, इनमें क्या है कोई भी मतलब फूड है वेजिटेबल्स वगैरह है तो क्या है जैसे आप मार्केट से ला रहे हैं तो उसे क्या है आपको धुलकर ही लेना है, ठीक है। तो ये क्या है हाइजीन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट आपको जो हेडिंग है वो क्या है डिसीज, ठीक है। इसको देख लेते हैं। Any functional or physical changes from the normal state that causes discomfort or disability or impairs the health of organism is called disease, ठीक है। अब देखिए कि कोई भी फंक्शनल एंड फिजिकल जो भी चेंजमेंट आता है मतलब हमारे जो वर्क हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजमेंट आए फिर फिजिकल चेंजमेंट आए तो और उसके बाद क्या है तो इसी को क्या बोलेंगे और कुछ भी डिसेबिलिटी हो जाए, ठीक है, डिस्कम्फर्टनेस हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, तो इससे क्या होगा डिसीज ही हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे मतलब हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाने को क्या बोलेंगे डिसीज, ठीक है, क्या बोलेंगे डिसीज। तो यही हो गया कि मतलब डिसीज अगर हो गई तो क्या है फंक्शनल और फिजिकल जो होंगे वो क्या होंगे इफेक्टेड होंगे, फंक्शनल में चेंजमेंट आएगा और फिजिकली चेंजमेंट आएगा, ठीक है। तो ये क्या है डिसीज, ओके। तो इसी से ही आप जान सकते हैं कि और किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिसीज है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और डेफिनेशन दे रखी है माल फंक्शनिंग द बॉडी और पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद स्पेसिफिक सिम्टम्स इज कॉल्ड डिसीज। तो कुछ मतलब जैसे कि आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही, ठीक है, तो नॉर्मल लाइफ चल रही है उसमें भी अगर कोई भी चेंजमेंट आ जाता है जैसे कि कोई डिजीज हो गई है तो उसमें आपको क्या है कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। और इसमें आपको कई सारी जैसे कि आपने कई सारे डिसीज में भी पढ़ा होगा कि डिसीज अगर है तो उसके सिम्टम्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिसीज हो जाती है तो वैसे ही उसके डिफरेंट सिम्टम्स भी होते हैं। तो उस स्पेसिफिक सिम्टम्स को जानकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिसीज है, ठीक है, तो और कौन से बॉडी पार्ट्स इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये हो गई सेकेंड डेफिनेशन, ये हो गई डिसीज के डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ डिसीज। डिसीज जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की 2 टाइप्स की। फर्स्ट दे रखी है इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। कौन सी दे रखी है फर्स्ट दे रखी है इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज या फिर उसका एक और नाम क्या है कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है।
फिर उसके बाद सेकंड क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में देखते हैं पहले। डिसीज विच इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। इन्फेक्शियस डिसीज क्या है, इन्फेक्शन, कोई भी चीज मतलब कोई भी डिसीज जो होगी वो क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज होगी, मतलब इन्फेक्शन क्रिएट कर रही होगी, ठीक है। तो ये क्या है, किसी भी डिसीज के कारण किसी भी पर्सन में कोई भी डिसीज जो है वो ट्रांसमिट हो जाए वन पर्सन से अनदर पर्सन में, अगर ट्रांसमिट हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिसीज या फिर कम्युनिकेबल डिसीज। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि टीबी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, एचआईवी, जो कि आपके लिक्विड मतलब बॉडी के लिक्विड से वन पर्सन में अनदर पर्सन में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डिसीज है वो कोरोना, जो कि अभी रिसेंटली वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद है न्यूमोनिया। तो ये सारी जो डिसीज है वो कैसी इन्फेक्शियस डिसीज है, जो कि वन पर्सन से अनदर पर्सन में इजिली ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, तो इसमें आप जो आपने इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, तो इसका नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होगा, जो भी इन्फेक्शन नहीं क्रिएट करती हैं डिसीज, वो क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अब देखिए न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मतलब ये जो डिसीज होने के रीजंस हैं वो क्या है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मतलब आपके न्यूट्रिशन में कोई भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब न्यूट्रिशन में कमी अगर हो गई तो इससे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज हो सकती है, ठीक है। सेकंड क्या है, हार्ट डिसीज, जो कि मतलब कोई भी डिसीज अगर ट्रांसमिट नहीं हो रही वन पर्सन से अनदर पर्सन, तो वो क्या बोलेंगे आप, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। एग्जाम्पल में दे रखा है कैंसर, ठीक है। क्या दे रखा है, कैंसर, जो कि वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है, ओके। इतना क्लियर हुआ, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है पैथोजेंस, ठीक है। अब ये पैथोजेंस जो होते हैं मेनली इन्हीं के कारण जो है वो डिसीज, कोई भी डिसीज होगी वो इजिली हो पाएगी, ठीक है, बॉडी में। फिर देखिए पैथोजेंस क्या होता है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर पैथोजन। पैथोजन में भी मतलब कोई भी डिसीज जो होती है वो पैथोजेंस के कारण ही होती है, ठीक है। अब पैथोजन ये हालांकि है कि पैथोजन जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि पैथोजन में भी सेकंड पॉइंट दे रखा है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं और हेलमिंथेस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट अभी जो पढ़ेंगे तो वो इन सबसे होने वाले डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि जो भी डिसीज हो रही है, बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज होती है, वायरस से कौन सी डिसीज होती है, प्रोटोजोअन से एंड फंजाई से एंड हेलमिंथेस से, ठीक है। तो इन सारी से कौन कौन सी डिसीज होती है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए डिसीज कॉजेज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, डिसीज कॉजेज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो डिसीज है मतलब बैक्टीरिया से होने वाली जो डिसीज है उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी डिसीज जो है वो बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि मतलब मैंने पूरा चार्ट वगैरह चार्ट के तरीके बना दिया है, जिसमें कि लिखा हुआ सबसे पहले डिसीज, फिर उसके बाद वो किससे होती है डिसीज, तो कॉजेटिव एजेंट हो गया। फिर उसके बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन की मतलब कैसे होती है डिसीज, ठीक है, मतलब कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इफेक्टेड होते हैं। फिर उसके बाद इनक्यूबेशन पीरियड, मतलब कितने टाइम का होता है, ठीक है, मतलब कोई भी डिसीज है वो कितने टाइम तक रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सिम्टम्स दे रखे हैं, तो कोई भी डिसीज में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डायग्नोसिस, मतलब इसको डायग्नोस किससे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले डिसीज जो है वो कौन सी है, सॉल्मोनेला टाइफी। क्या है, सॉल्मोनेला टाइफी, मतलब टाइफाइड जो है वो सबसे पहले डिसीज कौन सी है, टाइफाइड डिसीज, ठीक है। अब उसका कॉजेटिव एजेंट देख लेते हैं। तो कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, सॉल्मोनेला टाइफी, ठीक है। क्या होता है, सॉल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड को क्रिएट करता है। फिर उसके बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन देख लेते हैं। तो contaminated food and water with a spore of pathogens stomach to intestine and migrate other organs, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो होता है कि मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, तो जब टाइफाइड होता है तो मतलब वो भी फूड, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है, क्योंकि उसमें पैथोजेंस के स्पोर्स पड़े होते हैं, ठीक, क्या पड़े होते हैं, पैथोजेंस के स्पोर्स पड़े होते हैं फूड एंड वाटर में, जिसके कारण वो बॉडी में इजिली एंटर हो जाते हैं फूड एंड वाटर के से, ठीक है।
उसको जब हम फूड और वाटर को लेते हैं तो इजिली वो एंटर कर जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो स्टमक टू इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट अदर ऑर्गन्स, ठीक है। तो सबसे पहले वो इन्फेक्ट किस में करते हैं, स्टमक में इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद स्टमक में इफेक्ट करने के बाद उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, इंटेस्टाइन में, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं, इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में रहकर वो अपनी जो जनरेशन वो क्या है, बढ़ाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अपने क्या है, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उस जब उनके जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या है, बढ़ने लगते हैं, उनका नंबरिंग जो है वो बढ़ने लगती है। तो फिर क्या होता है, वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या, जब इंटेस्टाइन में सबसे पहले एंटर कर चुके थे, ठीक है, तो इंटेस्टाइन से वो अदर ऑर्गन्स में जाने लगते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बोला गया, माइग्रेट करना, ठीक है। क्या बोला गया, माइग्रेट। तो यही लिखा हुआ कि स्टमक टू इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट अदर ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब एक जगह इन्फेक्टेड कर दिया तो इन्फेक्टेड करने के बाद उसके बाद क्या होता है, अदर ऑर्गन्स में माइग्रेट करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इनक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 1 से 3 वीक तक होता है। कितना होता है, 1 से 3 वीक तक होता है। तो एवरेज क्या हो सकता है, एवरेज 2 वीक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन एंड हेडेक, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए टाइफाइड के। ओके, अब देख लेते हैं कि डायग्नोस क्या होता है। डायग्नोसिस से इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंस। डायग्नोसिस में क्या है, विडाल टेस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट यूज होता है, ठीक है। तो वो क्या है, विडाल टेस्ट, ठीक है। क्या है, विडाल टेस्ट। ओके, सेकेंड डिसीज देख लेते हैं। तो सेकेंड डिसीज जो है वो क्या है, न्यूमोनिया, ठीक है। क्या है, न्यूमोनिया। अब इसका कॉस्टिव एजेंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका कॉस्टिव एजेंट क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। दो नाम से पूछा जा सकता है। पहला क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, ये दो नाम हो गए, इनसे आपका न्यूमोनिया जो होता है, ठीक है। ये हो गया कॉस्टिव एजेंट। उसके बाद देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन बाय inhaling the droplets released by infected person or even sharing glasses, utensils, lungs, alveoli and bronchioles, ठीक है। तो जो ये डिसीज होती है, तो इस डिसीज में क्या होता है, जैसे कोई जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, वो उसके सामने मतलब वो अगर कोई भी स्नीजिंग कर दे, ठीक है, ड्रॉपलेट्स जो है वो रिलीज होके जब हेल्दी पर्सन में जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, शेयर हो जाता, मतलब 1 पर्सन से अनदर पर्सन में चले जाती है डिसीज, ठीक है। कैसे हो जाती है, ग्लासेस और यूटेंसिल्स की शेयरिंग से क्या होता है, इजिली ट्रांसमिट हो जाता है 1 पर्सन से अनदर पर्सन में। अब इसमें डिसीज क्या हो सकती है, मतलब जो एल्वोलाई होता है और एल्वोलाई और ब्रोंकियोल्स होता है, उसमें क्या हो जाता है, एज अ वाटर के तरीके क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो फिल हो जाता है, ठीक है, लंग्स में और लंग्स में, एल्वोलाई में और ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। तो इसके कारण न्यूमोनिया डिसीज हो जाती है, ठीक है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 1 से लेकर 3 डेज तक होता है। कितना होता है, 1 से लेकर 3 डेज तक होता है। ओके, अब देखिए सिम्टम्स क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथ, फीवर, कफ एंड हेडेक, ठीक है। तो जो भी मतलब जैसे हम लोग इजिली सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिफिकल्टी आ जाती है। क्यों, क्योंकि जब ब्रोंक्यूल्स में और एल्वोलाई में क्या हो गया, लिक्विड फिल हो जाता है, तो क्या होता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आने लगती है। वो मतलब ब्रीथ करना बहुत ही हार्ड हो जाता है, मतलब इजिली कोई क्या है, ब्रीदिंग नहीं कर पाता, ठीक है। और क्या हो सकता है, फीवर हो जाता है, कफिंग होने लगती है और हेडेक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए डायग्नोस क्या है, डिपेंड्स ऑन क्लिनिकल फीचर्स एंड लैब रिपोर्ट। ओके, तो जैसे कि मतलब लैब में जाकर इसका टेस्ट कराते हैं, तो क्या है, उसका रिपोर्ट आती है, तब फिर आपका क्या है, पता चलता है कि कौन सी डिजीज है, ठीक है। तो ये होगी कि यहाँ मतलब कि क्लिनिकली फीचर्स क्लिनिक में जाकर इसका चेकअप करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद थर्ड डिजीज कौन सी है, कॉलरा। ओके, कौन सी है, कॉलरा। अब जो थर्ड डिजीज है वो कॉलरा है। तो इसमें देखिए कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। क्या है, विब्रियो कॉलेरी।
वो विब्रियो कॉलेरी जो होता है वो उसका देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। तो ड्रिंकिंग वाटर ईटिंग फूड कंटेमिनेटेड विद कॉलरा बैक्टीरिया, ठीक है। तो यही है, मतलब मेनली अगर आपको कुछ ना आए तो आप यही लिख दिए कि वाटर मतलब फूड और वाटर से ही कंटेमिनेटेड होता है तभी डिसीज होती है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड कंटेमिनेटेड विद कॉलरा बैक्टीरिया, ठीक है। तो फूड जो होगा और वाटर में ये बैक्टीरिया जो होता है इन्वॉल्व होता है, जो कि इजिली एंटर कर जाता है बॉडी में, ओके। फिर उसके बाद इनक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं। तो इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 2 से 3 डेज का होता है। कितना होता है? 2 से 3 डेज का होता है। उसके बाद देखिए सिम्टम्स। तो सिम्टम्स देखिए, पेशेंट स्टार्ट पासिंग फ्रिक्वेंटली वोमिटिंग। तो इसमें कॉलरा में क्या होता है आपको, ठीक है। तो ये पेशेंट में सबसे पहले क्या है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, ओके। अब देखिए डायग्नोसिस। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, माइक्रोस्कोप में इसका क्या है, चेक किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, पता चलता है कि ये कॉलरा डिसीज है, ओके। फिर देखिए फोर्थ डिसीज क्या है। फोर्थ डिसीज में कौन सी है, डिफ्थीरिया, ठीक है। क्या है, डिफ्थीरिया, ओके। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कौन सा होता है, कोराइन बैक्टीरिया या फिर डिफ्थीरिया भी होता है, ठीक है। कोराइन बैक्टीरियम डिफ्थीरिया, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। अब देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन देख लेते हैं। तो दिस बैक्टीरिया स्प्रेड यूजुअली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स लाइक कफिंग और स्नीजिंग। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो जब स्नीजिंग वगैरह करता है, स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, तो उसके ड्रॉपलेट जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से कहाँ चले जाते हैं, अदर पर्सन में। तो ये हो गया, तो इससे जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो उसके बैक्टीरिया जो के निकल के अदर पर्सन में चले जाता है। तो ये इससे आपका ये हो गया मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब वन पर्सन से अदर पर्सन में चले जाते हैं, किससे, कफिंग और स्नीजिंग करने से, ठीक है। अब देखिए इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका। तो इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 2 से 5 डेज का होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 से 5 डेज का होता है। फिर देखिए सिम्टम्स देखते हैं। तो स्टार्ट विद सोर थ्रोट, चिल्स विद माइल्ड फीवर, वॉमिटिंग एंड हेडेक। तो जो गले में जो है वो क्या हो जाता है, गले में घर घर की आवाज आने लगती है, ठीक है। तो स्टार्ट विद सोर थ्रोट। फिर देखिए सेकंड क्या है, चिल्स विद माइल्ड, ठीक है। फीवर भी हो सकता है, ठीक है, फीवर भी आ जाता है। फिर उसके बाद वॉमिटिंग भी होती है, ठीक है। क्या होता है, वॉमिटिंग भी होती है, ओके। फिर देखिए एंड हेडेके, क्या होता है, हेडेके भी होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि डिफ्थीरिया के सिम्टम्स है, ओके। क्लियर हुआ। फिर देखिए डायग्नोसिस क्या होता है, टेक अ सैंपली बाय डॉक्टर फ्रॉम सोर और अल्सर, ठीक है। जैसे कि कहीं भी आपका जो अल्सर वगैरह हो जाता है, अल्सर मतलब समझते हो अल्सर क्या होता है, जैसे कोई भी बॉडी के अंदर होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, अल्सर, ठीक है। तो ये हो गया, इन्हीं अल्सर से या फिर सोर से क्या करेंगे, वो कुछ मात्रा में क्या करेंगे, ड्रॉपलेट्स ले लेंगे और उसका क्या करेंगे, चेकअप करेंगे, ठीक है। तो उसको आप टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कौन सी डिसीज है, ठीक है। तो ऐसे आपका डायग्नोस होता है, ओके। उसके बाद 3 और डिसीज है तो जो कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। तो इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। तो इसके बाद इसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ी सी एनसीईआरटी भी रीड करनी पड़ेगी। जब एनसीईआरटी आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी डिजीज किससे होती है और कैसे ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ये हो गया आज की क्लास। तब तक के लिए थैंक यू।